हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार दरोगा के होमवर्क सीरीज का चौथा दिन। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे कम से कम 3 आदमी को जरूर शेयर कीजिए। कम से कम 3 आदमी को जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर वाला सेक्शन देखते हैं। पहला प्रश्न है, अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? डिजिटल पोर्टल की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया। इसे याद रखिएगा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। अगला पॉइंट है, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई? कब की गई? 2015 में। ठीक है, आप लोग यह बताइए कि पर्यटन मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा। इसका मंत्री अभी कौन है? तो चिराग पासवान है। अगला पॉइंट देखिए, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन है? मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134वां है। इसे याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक जारी करने के आधार कितने हैं? आधार 3 है। कौन कौन? जीवन प्रत्यक्षा, शिक्षा। अगला प्रश्न देखिए, मिजोरम के ब्रू शरणार्थी के पुनर्वास के लिए भूमि किस राज्य ने आवंटन किया है? किस राज्य ने किया है? त्रिपुरा ने। त्रिपुरा। ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास को मंजूरी किसने दिया? किसने दिया? अमित शाह ने दिया। अमित शाह के द्वारा ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास को मंजूरी दिया गया। शरणार्थियों की प्रति माह कितनी राशि आवंटित की जाएगी? कितनी राशि? 5,000 रुपया पर मंथ है। अगला प्रश्न, 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है? सबसे शीर्ष पर स्वच्छता के विषय में इंदौर। कौन सा शहर रहा? इंदौर शहर रहा है। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन है? भारत की पहली वाटर प्लस सिटी यह भी इंदौर ही है। वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन सा है? सूरत। सबसे स्वच्छ गंगा टाउन शहर कौन सा है? वाराणसी या प्रयागराज। अगला प्रश्न देखिए, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग। नीति आयोग का गठन 2014 में हुआ। इससे पहले यह योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? कौन सी अभियान की शुरुआत किया गया? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान की शुरू किया गया। अगला पॉइंट है, संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह पुस्तक कलराज मिश्र के द्वारा लिखा गया। कलराज मिश्र के द्वारा लिखा गया। अगला पॉइंट है, पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में लगाई गई? किस शहर में? बंगलुरु में। बंगलुरु। अगला देखते हैं, पहली ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई? पहली ई लोक अदालत की शुरुआत छत्तीसगढ़ में किया गया। छत्तीसगढ़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट, भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ लगाया गया? भारत का पहला अनाज एटीएम उड़ीसा में लगाया गया। ठीक, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई? कब किया गया? मार्च 2020 में। अगला पॉइंट देखिए, हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है?
पोर्ट ब्लेयर का नया नाम विजयपुरम, विजयपुरम। ठीक। CANI परियोजना किन राज्यों के बीच है? यह परियोजना चेन्नई और अंडमान निकोबार के बीच है, चेन्नई और अंडमान निकोबार के बीच। रासद्वीप किसका नया नाम है? नहीं, रासद्वीप का नया नाम क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस द्वीप या बोस द्वीप भी कह सकते हैं। हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? इसका नया नाम है स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय समुद्री विरासत कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत, विरासत कहाँ अवस्थित है? लोथल में, लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। यह किस नदी पर है? भोगवा नदी पे है। ठीक है। लोथल से क्या मिला है? अग्निकुंड मिला है, आप लोग सभी जानते होंगे। अगला प्रश्न देखिए, चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2024 के चुनाव में दिव्यांग चुनाव आइकन किसे चुना गया? किसको चुना गया? शीतल देवी को, शीतल देवी और राकेश कुमार को। यहाँ प्रश्न आया था चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो 25 जनवरी 1950 को, और इसीलिए 25 जनवरी को चुनाव मतलब मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहला चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। और अभी कौन है? तो राजीव कुमार, अभी वर्तमान में राजीव कुमार। अगला प्रश्न की तरफ चलिए, समान नागरिक संहिता पूर्णतः प्रभावी रूप से किस राज्य ने लागू किया? किस राज्य ने लागू किया? उत्तराखंड ने। ठीक है। और पहला राज्य समान संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो गोवा। ठीक है। समान नागरिक संहिता यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य द्वारा अलग से भील प्रदेश की मांग की जा रही है? भील प्रदेश की मांग किस राज्य द्वारा किया जा रहा है? राजस्थान के द्वारा, राजस्थान के द्वारा। सबसे भील जनजाति है जो कि सबसे बड़ी जनजाति है, और दूसरा स्थान पे गोंड सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न, एक वाहन एक फास्टैग पहल किस प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया? किस प्राधिकरण द्वारा? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब NHAI के द्वारा। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में किसे पूर्णतः शाकाहारी कहा गया है? किसको पूर्णतः शाकाहारी कहा गया है? देखिए, खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? सबसे पहले होता है उत्पादक, उत्पादक के बाद उपभोक्ता, फिर अपघटक। ठीक है। एक से दूसरे में आने में 10% ऊर्जा का ह्रास होता है, 10% ऊर्जा का ह्रास होता है। उत्पादक में क्या होता है? पेड़ पौधा, और पेड़ पौधा का जो खाता है जैसे हिरण, तो यह हिरण क्या हो गया? पूर्णतः शाकाहारी कहा जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, पंचायत को वित्त प्रदान करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 के आई में। ठीक। और यही बात रही केंद्र में, तो केंद्र में 280 में वित्त आयोग की चर्चा है। ठीक है। और पंचायत, पंचायत की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। अगला प्रश्न देखिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया। यह किस भाग में है? यह भाग 3 में है। संपत्ति के अधिकार जो पहले 3 में थे, क्या संपत्ति का अधिकार जो पहले भाग 3 में थे अब भाग 12 में चल गया है विधिक अधिकार के रूप में। यदि बात अनुच्छेद की किया जाए तो पहले मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के बाद इसे 300 के क में डाल दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, जल का आयतन 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करने पर घटता है। आयतन 0 से 4 जाएगा तो घटेगा, और 4 के बाद बढ़ेगा। ठीक है। यही बात किया जाए किसका? घनत्व का, तो घनत्व
0 डिग्री से 4 डिग्री तक जाने पर जल का घनत्व बढ़ेगा, जल का घनत्व बढ़ेगा और 4 डिग्री के बाद जल का घनत्व कमेगा। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, लॉर्ड हेस्टिंगस को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंगस की उपाधि किस संधि के बाद दिया गया? किस संधि के बाद? तो सुगौली के संधि के बाद। सुगौली का संधि यह किससे संबंधित है? यह आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है। यह युद्ध कब हुआ था? तो 1815-16 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। ठीक है, उस समय उसका अध्यक्ष कौन थे? तो 9 दिसंबर को अस्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे, वह कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसको बाद में दूसरा बैठक जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, उस समय अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया जो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अगला प्रश्न की तरफ चलिए, महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाओं का सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित कीजिए। नटाल इंडिया कांग्रेस, इसकी कब हुआ था? तो 1894 में। किनिक्स आश्रम 1904 में, टॉलस्टॉय कार्य 1910 में और हरिजन सेवक संघ 1932 में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। यह दक्षिण भारत कब गए? 1893 में। और आए कब? 1915 को। ठीक है, और भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ के साथ सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है? विद्युत फ्यूज यह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, और घर में बिजली का वायरिंग समांतर क्रम में किया जाता है। ठीक, यहाँ बात हो रही फ्यूज की, तो फ्यूज का गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। इसे भी याद रखिएगा। फ्यूज किससे मिलकर बना होता है? तो यह सीसा और टीन का बना होता है, पीबी और एसएन। अगला प्रश्न, द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत किस मंदिर की स्थापना से मानी जाती है? किस मंदिर की स्थापना से? तो कांची की कैलाश मंदिर से। कांची के कैलाश मंदिर से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है। कांची की कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर को बनवाया था। और बात हो रही नरसिंह देव द्वितीय किस वंश के थे? तो यह पल्लव वंश के थे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु। ठीक है, अब पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? राजधानी थी कांचीपुरम। कांचीपुरम। जितना हम बता रहे हैं सब नोट करते रहिएगा। अगला प्रश्न देखिए, रियल मैंगो और ऑपरेशन अमानत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? इस ऑपरेशन की शुरुआत आरपीएफ के द्वारा किया गया। आरपीएफ के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अगला प्रश्न है, धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक संसद के लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन आप नहीं बुला सकते हैं। धन विधेयक चर्चा अनुच्छेद 110 में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को किस समूह में रखा गया है? उत्कृष्ट गैस जिसको हम अक्रिय गैस भी कहते हैं और नोबेल गैस भी कहते हैं, इसको वर्ग 18 में रखा गया है। उत्कृष्ट गैस कितने हैं? 6 है। 6 कौन कौन है? तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और जेनॉन। यह 6 उत्कृष्ट गैस है, नोबेल गैस है। अगला प्रश्न देखिए, बैलाडीला की खान किस राज्य में अवस्थित है? बैलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। यह खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे पहला और सबसे नवीनतम परमाणु बिजली संयंत्र कौन सा है? सबसे पहला 1972 में तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और नवीनतम कौन है? कुडनपुरम। कुडनपुरम और कलपक्कम,
यह दोनों कहाँ है? यह दोनों तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, एनालॉन्ग पठार किस राज्य में अवस्थित है? यह मेघालय में अवस्थित है, मेघालय। गांधी का भारत में पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन कौन सा था? कौन सा था? खेरा आंदोलन, खेरा आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन उसे पूछा जाएगा तो कौन है? चंपारण सत्याग्रह। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह और प्रथम प्रत्यक्ष किसान आंदोलन खेरा आंदोलन। अगला प्रश्न, किस राजमार्ग को सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है? किसको? जीटी रोड को, मतलब ग्रैंड ट्रंक राजमार्ग को। इसकी निर्माण किसके द्वारा किया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। जीटी रोड को NH1 और NH2 को मिलाकर जीटी रोड का निर्माण होता है, मतलब उसे कहा जाता है। यह किसके द्वारा बनाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह सूरी एक युद्ध लड़ा था 1540 ईस्वी में, जिस युद्ध का नाम था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जिसमें वह हुमायूं को भगा दिया था और सूर्यवंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायक कार्यरत है? द्विसदनीय विधेयक मतलब उस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, यह कितने राज्य में है? तो विधानसभा तो लगभग सभी राज्य में है, 28 राज्य में है, लेकिन विधान परिषद 6 राज्य में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6, दोनों सदन 6 राज्य में है। 6 कौन कौन है? तो इसका एक ट्रिक होता है, तू भी मजा कर, तू भी मजा कर। दूसरे को तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिए, इसे याद रखिएगा। 6 कौन कौन है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। मतलब जैसे देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश एक साथ याद कर लीजिए, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक साथ हो गया, तो 2 4 हो गया। अब महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों एक साथ है, 6 हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से शामिल देशों का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? 2 वर्ष। ठीक, देखिए यूएनओ इसका गठन कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ में कितने सदस्य होता है? 193 सदस्य देश है, ठीक है। लेकिन सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश हैं। 15 में 10 अस्थायी है और 5 अस्थायी है। 10 जो अस्थायी है जिसका कार्यकाल 2 वर्ष होता है, और 5 जो अस्थायी है उसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है, वो अनलिमिटेड है, जब तक रहेगा तब तक। अगला प्रश्न, गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? गंगा, यह भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद देवप्रयाग में गंगा का निर्माण होता है, जो कहाँ पे है? हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्वार। गंगा नदी का लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न, अब बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का है। देखिए, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे टिश्यू कहते हैं, यानी कि उत्तक कहते हैं, ठीक है। सबसे छोटा क्या होता है? जैसे हो गया सबसे छोटा सेल, सेल से बना टिश्यू यानी कि उत्तक, उत्तक से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद बॉडी बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में तरल संयोजी उत्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तरल संयोजी उत्तक के रूप में रक्त यानी कि ब्लड को जानते हैं, ठीक है। रक्त, इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4, ठीक है। यह कैसी होता है? यह क्षारीय होता है। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? शीर्षक विषयोजितिकी उत्तक क्या कहते हैं? याद रखिएगा, शीर्षक
विभ्याज्योतिकी उत्तक। अगला प्रश्न, किसी पौधों के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? तो इसके लिए होता है पार्श्व विभाज्योतिकी उत्तक। पार्श्व विभाज्योतिकी उत्तक। अगला प्रश्न, पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहा जाता है? पौधों के सबसे बाहरी स्तर को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति या एपिडर्मिस। अगला प्रश्न, वह संवहन बंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? संवहन मंडल कहलाता है। जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम का कार्य है जल तथा खनिज लवण का संग्रह करना, और फ्लोएम का काम है खाद्य पदार्थ को संग्रह करना और उसको जगह जगह पहुंचाना। अगला प्रश्न, पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत और घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सारिल कहते हैं, जो बहुत मजबूत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? कितने तत्वों से होता है? 4 तत्वों से होता है। 4 तत्वों से। जाइलम का निर्माण भी तत्व से और फ्लोएम का निर्माण भी 4 तत्वों से होता है। जाइलम का निर्माण वही निकाय, जाइलम तंतु और जाइलम मृदु उत्तक के द्वारा होता है। अब फ्लोएम का निर्माण चालनी, सहायक, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदु उत्तक के द्वारा होता है। मतलब इसका आंसर 4 हो जाएगा। 4 तत्वों से जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के उत्तक? तो इसका सही आंसर होगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। ठीक। उपकला उत्तक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाया जाता है? कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो क्यूवाइड उत्तक। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है टेंडन क्या करता है? मांसपेशी को अस्थि से तथा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। सही बात है। और कथन 2 है लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। बात सही है। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है और टेंडन मांसपेशियों को अस्थि से या दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। मतलब दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखिए, ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है कहाँ पे? यह कोशिका हड्डी में उपस्थित रहता है, हड्डी में, बोन में। अगला प्रश्न, हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है किस में? यह किस में भाग लेती है? तो रक्त को जमाने में, शरीर के बाहर, शरीर के अंदर नहीं तो आदमी मर ही जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? किसके कारण होता है? रेखीय पेशी के संचार, संकुचन एवं प्रसार के कारण भोजन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जाता है, प्रवाह होता है। अगला प्रश्न, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में कैसे होता है? किसके द्वारा होता है? तो न्यूरॉन कोशिका के द्वारा। अगला प्रश्न, परमाणु के इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया। ठीक है। अब प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया, रदरफोर्ड भी कह सकते हैं। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया और नाभिकीय का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, सही। रेडॉन अथवा कैनॉन किरणें प्रोटॉन की बनी होती है, यह भी सही है। यानी कि दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न, परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किया?
रदरफोर्ड ने किसका खोज किया? परमाणु के नाभिक का खोज किया, केंद्रक का खोज किया। यह किस कण की सहायता से किया? तो अल्फा कण की सहायता से, अल्फा कण की सहायता से। अगला प्रश्न, किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितना होता है? तो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान तथा द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? अंतर को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अगला प्रश्न 56वां प्रश्न है, समस्थानिक में क्या होता है? क्या होता है? समान रासायनिक गुण होते हैं, सही बात है। भिन्न भौतिक गुण होते हैं, यह भी सही है। समस्थानिक में रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुण समान गलत, मतलब 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, कोबाल्ट समस्थानिक यानी कि कोबाल्ट 16 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? कैंसर के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 16 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न, रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम 24 का, सोडियम 24 का। अगला प्रश्न, वाहनों की चाल मापने हेतु कौन सी उपकरण का प्रयोग किया जाता है? चाल मापने के लिए स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, और वाहन की दूरी मापने के लिए ओडोमीटर, ओडोमीटर। अगला प्रश्न, संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किस राशि को सूचित करते हैं? संवेग में परिवर्तन मतलब त्वरण, क्या? त्वरण। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न, किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। यह न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार है। मतलब न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलता है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या मिलता है? तो बल का व्यंजक मिलता है, क्या होता है? F बराबर ma। ठीक है। और न्यूटन के तृतीय गति नियम आप सभी जानते हैं, एक्शन टू रिएक्शन। अगला प्रश्न देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? किस सिद्धांत पर पूछ रहे हैं? तो संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और यही पूछता है किस न्यूटन के किस गति नियम के अनुसार रॉकेट काम करते हैं? तो न्यूटन के तीसरा गति नियम के अनुसार। अगला प्रश्न, जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाए तब इस स्थिति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कूदती हुई मुद्रा, कूदती हुई मुद्रा। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति की गणना के लिए भारत में किन 2 सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? 2 सूचकांक कौन है? पहला हो गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और दूसरा थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है। अगला प्रश्न, 2019 में आय के आकलन के लिए गरीबी और बेरोजगारी के आकलन के लिए 2 संस्थाएं बनाई गई थी। उन 2 संस्थाओं का नाम क्या था? उन 2 संस्थाओं के नाम CSO और NSSO, जो दोनों मिलके एक हो गया NSO। अगला प्रश्न, अध्ययन के आधार पर बेरोजगारी को कितने हिस्से में बांटा गया है? कितने हिस्से में? 2 हिस्सा में बांटा गया है। अगला प्रश्न, जिन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास या लोगों के रहन सहन का स्तर काफी नीचे चला जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अल्प विकसित, अल्प विकसित। अगला प्रश्न, भारत की GDP में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? कौन से क्षेत्र का? सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र का। अगला प्रश्न, ऑटोमोबाइल उद्योग अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर में आते हैं? ऑटोमोबाइल मतलब उद्योग है, तो उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आएगा, द्वितीय सेक्टर में। ठीक है। और पहला में क्या आएगा? कृषि और पशुपालन। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था का वह प्रकार क्या है जिसमें हम किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि का व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं? क्या कहलाता है? समष्टि अर्थव्यवस्था। क्या? समष्टि अर्थव्यवस्था। और यहाँ व्यापक है ना, व्यापक के जगह पे लिखे अकेले, अकेले की बात रहता है व्यष्टि अर्थव्यवस्था। जब अकेले कोई कंपनी हो उसको व्यष्टि अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो व्यापक रूप से मतलब सम्मिलित रूप से
कोई कंपनी आए, कंपनी सब मिलके, तो उसको समष्टि अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बिलियन होगा वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होगी? भारतीय अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होगी? वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आय का आकलन कब किया गया? 1949 में। 1949 में किस मॉडल पे? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल है, जिसको शास्त्रीय भाषा की दर्जा 2004 में मिला। अगला प्रश्न, नकटा किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य माना जाता है? नकटा, कमेंट कीजिए, नकटा कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार का। अगला प्रश्न, भारत में संगीत विद्या को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में संगीत विद्या को बांटा गया है? 2 भागों में। दोस्तों अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्लास कैसा लगा। और आज का होमवर्क, आज का तो हो गया, कल का होमवर्क क्या है आप टेलीग्राम चैनल पर आके देख सकते हैं। धन्यवाद।